हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप हमेशा रखते हैं। तो साथियों, आज का लेक्चर हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड का 9वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर किया था। उन तमाम सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड के तमाम सारे पहलुओं पे बात करने की कोशिश की थी। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, और जब आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें 8 वीडियोज़ होंगे जो कि क्रमबद्ध तरीके से लगाए गए हैं। तो आप एक एक करके पहले उन तमाम सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा और साथ में एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ामिनेशन से पहले रिवीजन करने में आपको सुविधा हो सके। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलिएगा ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर के बारे में। जब लास्ट लेक्चर मैंने किया था तो मैंने आपको बताया था अंतिम लेक्चर में कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में मैंने बताया था कि कई सारी किताबें हैं जिसमें आपको 8 स्टेप मिलेंगे। कई सारी क्या, इस मतलब इसमें जो मोस्टली जो बुक हैं उसमें 8 स्टेप मिलेंगे। और CR कोठारी की एक किताब है, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें 9 स्टेप मिलेंगे। तो हम लोगों ने 8 स्टेप में ही इसको मर्ज कर दिया था। तो बस सवाल आपसे 8 या 9 स्टेप के बारे में नहीं पूछा जाता है, पूछा यह जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहला स्टेप कौन सा होगा और दूसरा स्टेप क्या होगा, या पहला और दूसरा यदि यह है तो तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए। इसीलिए आप हमारे साथ सवाल को सॉल्व करते चलेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। आज का लेक्चर हम लोग का होने वाला है लिटरेचर रिव्यू पे। मैंने आपको बताया था कि इन 8 स्टेप में और छोटे छोटे सब स्टेप हैं, तो उन सब स्टेप के बारे में हम लोग अलग से लेक्चर करेंगे। तो आज से हम लोग उस सीरीज की, उस लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज पहला लेक्चर है जो सब टॉपिक्स है। जो उसके अंदर, जैसे रिसर्च स्टेप में टोटल 8 स्टेप थे, तो प्रत्येक स्टेप के अंदर कई छोटे छोटे स्टेप थे। तो उन तमाम सारे स्टेप पे अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक वीडियो में अभी कवर नहीं होगा, इसमें कम से कम 5 से 10 लेक्चर लगेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला हम लोग यह बात करेंगे कि जब हम लोग किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो एक फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम का। तो फॉर्मुलेशन करने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके मन में इस तरीके का भाव आना चाहिए कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए, यानी रिसर्च स्कॉलर के भविष्य के लिए। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हिंदी में जिसको आप साहित्य समीक्षा के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि यदि आप रिसर्च फॉर्मुलेशन करते हैं, यदि आप तैयार करते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें किस तरीके से उद्देश्य को शामिल कर सकते हैं, और उद्देश्य कितने होते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं, और हमें उद्देश्य को शामिल करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीन टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से लोग कई बार डेप्थ में सवाल पूछते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होता है। तो आप कोई भी किताब पढ़ लो, कितना भी रट्टा लगा लो, कुछ भी नहीं होना जाना है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा समझने का, और आप दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो आप लिख लीजिएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप समझ लोगे तो कॉन्सेप्चुअल जो सवाल आते हैं उन सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मेरा दावा है कि आपके जितने भी फ्रेंड जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर आप करेंगे। ऐसे मतलब फ्रेंड से बेहतर करने से नहीं है, मतलब हमें JRF से होना चाहिए। चलिए, तो और कंपटीशन अपना खुद से होना चाहिए, कभी भी फ्रेंड वगैरह से नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रिसर्च जब फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं तो फॉर्मुलेशन के समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आप पूरा बात लिखिएगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रिसर्च फॉर्मुलेशन। पहला जो पॉइंट हो वह यह होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो आप उस समस्या का जो एरिया है, ठीक है, समस्या का जो एरिया है उसको आप पहचान कर लें। उसको आप पहचान लें।
एरिया कहने का मतलब है, एरिया एक एजुकेशनल एरिया भी हो सकता है, रीजनल एरिया हो सकता है, लिटरेचर का एरिया हो सकता है। तो इन तमाम सारे एरिया को आप पहचान लें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, यदि आप मौर्यन पीरियड के इकोनॉमिकल स्टेटस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसके तमाम सारे जो एजुकेशनल एरियाज़ हैं, यानी इसमें कितनी सारी किताबें वगैरह उपलब्ध हैं, और मौर्यन पीरियड पर यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कौन से रीजन पे करेंगे, क्योंकि मौर्यन फेज में तो बहुत ज़्यादा विस्तार था भारत में, तो आप किसी एक पार्टिकुलर हिस्से पे काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ब्रॉड एरिया है, जो आपका रिसर्च एरिया है, उसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको पहचान करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरा, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको एक तो यह ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत बेसिक चीज़ है, कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके सीनियर ने कोई सजेस्ट कर दिया या फिर मैं ही सजेस्ट कर दिया आपको तो आप उस टॉपिक पे काम करने लग गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च एक लॉन्ग टाइम प्रक्रिया है, टेस्ट मैच की तरह है, 2020 की तरह नहीं है कि आप तुरंत आया और तुरंत मार कर चले गए। ऐसा नहीं होने वाला है। तो मिनिमम आपको 3 से 4 साल यहाँ पे देना होगा, और मैक्सिमम 5 से 6 साल। और इतना समय एक लंबा समय होता है, इतना में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। तो इतने दिनों तक यदि आप एक टॉपिक पे काम करने वाले हैं तो बिना इंटरेस्ट का कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसे एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो रिलेशनशिप का मामला है, तो उसमें यदि हम लोग एक दूसरे में यदि इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वह लंबा नहीं चल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मामला जब आता है रिसर्च एरिया का, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट चल करके आता है। आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर दुनिया का कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो, यदि आप में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट के भाव नहीं है, तो वो एक न एक दिन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। चाहे आपका दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप जिस किताब को पढ़ते हैं उस हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है आपको, फिर अब ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हो, तो वो भी आपका अपना नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो आप रिसर्च एरिया करना चाह रहे हैं, जिस पे आप रिसर्च अपना पीएचडी या एमफिल करना चाह रहे हैं, उसमें आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक रुचि होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रही बात है रुचि का क्या महत्व है। हाँ, तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो जो आपका जो एरिया होगा, जो आपने ब्रॉड एरिया डिसाइड किया था, उस एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, एक एक करके बांट लीजिए। जैसे मौर्यन काल के इकोनॉमिकल स्टेटस का उदाहरण लिया था हमने, तो इकोनॉमिकल स्टेटस में आप बांट लीजिए साउथ इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन, नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन, मिडिल इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन, और जो एकदम फार ईस्ट वाला है उसका कंडीशन कैसा था। तो छोटे छोटे एरिया में आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका रिसर्च आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से काम भी किया जाता है ताकि स्पेशलाइज्ड हो सकें आप, एक्सपर्टाइज्ड हो सके उस पर। चौथे नंबर पे बात करें कि चौथे आपको किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब कर रहे हो क्या, फॉर्मुलेशन कर रहे हो, तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन समझते हैं आप। रिसर्च जो क्वेश्चन है, कई जगहों पे जैसे आप वेस्टर्न एजुकेशन में जाएंगे तो रिसर्च क्वेश्चन को ही हाइपोथेसिस बोला गया है। तो अभी इंडिया में भी कई यूनिवर्सिटी में आप जैसे जेएनयू वगैरह में जाएंगे, डीयू वगैरह में जाएंगे, या फिर हैदराबाद या बीएचयू वगैरह में भी जाएंगे, तो रिसर्च क्वेश्चन ही दरअसल हाइपोथेसिस के तौर पे काम करता है। तो आप रिसर्च क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपका, कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसमें किन किन सवालों का आंसर ढूंढने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो रिसर्च क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है। रिसर्च क्वेश्चन जो होना चाहिए बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यह आपसे एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे या फिर एडमिशन से पहले जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि आप बताइए आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो, उसके बाद पांचवा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, वह आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर यह देखिए कि आप जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस रिसर्च प्रपोजल का या फिर इस रिसर्च का आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका उद्देश्य क्या है।
क्योंकि ऐसे ही तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका उद्देश्य कुछ अलग है। मेरे को एक बार सिलेक्शन हुआ था, मैं वो बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि रहने देते हैं। चलो छठे नंबर पे बात करते हैं। छठे नंबर पे बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और वह यह होगा कि लास्ट में जब आप इसका आकलन करेंगे, जो इवैल्यूएशन करेंगे आप, या फिर इसी को आप रिव्यू भी कहते हैं, तो इसका जो इवैल्यूएशन या रिव्यू करेंगे उस समय आपको बायस नहीं होना है, और वह बहुत क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च के बारे में यदि बात की जाए तो इन तमाम सारे बिंदु पे हमें ध्यान देना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। और क्या क्या चीज़ हो सकता है, और पॉइंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसमें यह होना चाहिए, छठे नंबर पे जो भी पॉइंट हो आप पॉइंट देख लेना। ठीक है, वह यह होना चाहिए कि आपके पास जो लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज है, ठीक है, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज है, यह होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे ही किसी टॉपिक पे काम नहीं करोगे। आप टॉपिक पे काम करने से पहले आप उसके सोर्स वगैरह को एक्सेस करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी बहुत विशेषज्ञता होनी चाहिए आपको। आप जब रिसर्च कर लेंगे तब तो इस पे आप पूरी तरीके से एक्सपर्टाइज्ड हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी रेलेवेंसी क्या है, रेलेवेंस कितना है, प्रासंगिकता। ठीक है, जैसे प्रासंगिक का क्या मतलब होता है, प्रासंगिक का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका वक्त के साथ उनका जो कदर है या फिर उनका जो मान है, सम्मान है, वैल्यू है, वह घटते बढ़ते रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी वक्त किसका चल रहा है, अभी विराट कोहली का वक्त है, एक वक्त था धोनी का, एक वक्त था सौरभ गांगुली का। तो समय के साथ रेलेवेंसी जो है वह बढ़ते घटते रहता है। तो अभी क्रिकेटर के तौर पे सबसे ज़्यादा रेलेवेंसी किसके पास है, ऑब्वियस सी बात है विराट कोहली के पास है। जब धोनी बैट्समैन के तौर पे आए थे तो उनकी रेलेवेंसी उस समय सबसे ज़्यादा थी, और जब गांगुली कैप्टनशिप कर रहे थे तो उस दौर में उनकी रेलेवेंसी ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से बदलते रहता है। तो यह इसमें आखिर रेलेवेंसी का क्या ज़रूरत है रिसर्च में। तो आप जो रिसर्च कर रहे हैं वह अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी जो वर्तमान भारत है उस कॉन्टेक्स्ट में कितना प्रासंगिक है, या इसका कितना महत्व होने जा रहा है, या कितना समाज में कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। समझ में आ गई बात। चलो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे मदर इंडिया आप मूवी देखेंगे तो मदर इंडिया मूवी जो है उस दौर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत प्रासंगिक है। अभी भी ऐसे यह बहुत प्रासंगिक है, लेकिन उस दौर में जब मूवी बनाया गया उस समय इसकी जो प्रासंगिकता थी और अभी जो इसकी रेलेवेंसी है, उन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि अभी तो रणवीर कपूर का रेलेवेंसी है, अभी तो आलिया भट्ट का हाईवे मूवी का रेलेवेंसी है। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। मेरा ख्याल है कि रेलेवेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो रिसर्च में आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वह यह है कि आप रिसर्च यदि करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास डेटा ही नहीं है, तो फिर आप उस पर कैसे रिसर्च करोगे। इसीलिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, अवेलेबिलिटी ऑफ जो डेटा है, यानी कि आपके पास डेटा, यानी डेटा कहने का मतलब है रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। डेटा कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा भी होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं, एक टर्शियरी जिसको मैं कहता हूँ, इसमें आप मिसलेनियस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा जब तक क्लियर नहीं होगा आपके टॉपिक के लिए तब तक आप उस पर काम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने उस टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया जिस पे डेटा उपलब्ध नहीं है, तो फिर काम तो असंभव सा हो जाएगा ना। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और 9वें नंबर पे बात करते हैं, और 9वें लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बात का ध्यान रखना कि इसमें हम लोग इथिकल चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स क्यों ज़रूरी है, जब हम लोग रिसर्च एथिक्स का लेक्चर करेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इथिकल इश्यूज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी अनैतिक चीज़ें भी हैं। तो अनैतिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नैतिक चीज़ ही होनी चाहिए। हालांकि रिसर्च एरिया में इसका महत्व नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं
क्यों इन लोगों ने शामिल कर रखा है, क्योंकि जो चीज़ फैक्ट है वो तो आप फैक्ट फाइंड आउट करके तो लाओगे ही ना। तो हो सकता है कि फैक्ट जो है वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि अभी जो सरकमस्टांसेस है उसमें कई लोगों के लिए वह रेलेवेंट नहीं हो, कई लोगों के लिए अनएथिकल हो जाए, तो यह रिसर्च स्कॉलर के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ा जाता है। मेरा ख्याल है कि यह गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब नहीं होना चाहिए आपको यह मतलब होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए कि एथिकल इश्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें थी जिसका हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और वह है अंग्रेजी में आप जिसको साहित्य समीक्षा कहते हैं, माफ़ करना मतलब वही हिंदी में, और अंग्रेजी में जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, जो भी आपका दिल करे आप कहिए, है ना। चलो, तो लिटरेचर रिव्यू हम लोग क्यों करते हैं, पहली बात तो यह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या फिर लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन इसका क्या हो सकता है, देखो डिफिनेशन साहित्य समीक्षा का यह हो सकता है कि जैसे किसी भी टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करते हैं, मान लो कोई हम लोग एक टॉपिक ले लिए, ठीक, उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तो उस टॉपिक पे ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार रिसर्च कर रहे हैं, उस पे तो बहुत सारे पहले लोगों ने रिसर्च किया है। तो पहले वाले लोगों ने क्या रिसर्च किया था और उनके रिसर्च के अंदर क्या कमी रह गई है, ठीक है, या आलोचनात्मक तरीके से देखें तो बहुत सारा कमी रह जाता है उसमें, क्योंकि एक व्यक्ति हर एक पहलू पे रिसर्च नहीं कर सकता है। तो उनमें क्या कमी रह गई है, उन कमी को हम लोग पढ़ते हैं और उसी से रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग खड़ा करते हैं। तो मान लो कि जैसे हम लोग मौर्यन डायनेस्टी पे, फिर से उदाहरण ले रहा हूँ, मौर्यन डायनेस्टी पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस पे पहले बहुत सारे लोगों ने किया है, रोमिला थापड़ का है, रामशरण शर्मा का है, कई लोगों का, ये तो मतलब प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, और भी कई लोग रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी पे काम किया है। तो आप उनके किताब का अध्ययन इसीलिए करते हैं ताकि जो चीज़ उन्होंने किया है उससे आपको मदद मिल जाए, और दूसरी बात जो चीज़ वो लोग नहीं कर पाए उन चीज़ों को आप अपने रिसर्च में शामिल करेंगे, ठीक। तो लिटरेचर रिव्यू का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जिस टॉपिक पे आप काम करने वाले हो उस पे बहुत सारे लोगों ने पहले काम किया है, तो उनके अध्ययन को, उनके रिसर्च को आप एक बार पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक पे काम कीजिए ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत हो सके। समझ में आ रही बात, क्लियर है पूरी तरीके से ना। चलो, तो लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं हम लोग या किसे कहते हैं, आप मेरा ख्याल है कि आप किसी को समझा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग लिटरेचर रिव्यू, आखिर उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, आखिर लिटरेचर रिव्यू करने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। पहले नंबर पे यदि बात करें तो लिटरेचर रिव्यू यदि करते हैं तो हम लोग जिस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं उसका एक जो प्री स्टडी है, वो जो प्री नॉलेज है वो आपको मुफ्त में मिल जाता है। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पहले आपके सीनियर ने, जो आपके पुराने रिसर्च स्कॉलर रहे, चाहे आपके गार्जियन हो या फिर आपके सीनियर्स वगैरह हो कॉलेज में, उन सभी ने जो मेहनत किया है अपने रिसर्च में, उनके मेहनत का फ़ायदा आपको भी मिल जाए। तो आप अपने टॉपिक पे जो काम करने वाले हैं उस पर एक प्री स्टडी आपको मिल जाए। प्री स्टडी मिलने से क्या होगा, आपका जो विजन है, ठीक है, आपका जो उद्देश्य है वह और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके का फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको तो एग्जैक्टली पता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर काम किया था और यहाँ पे छोड़ दिया था, इसीलिए आप उस पर काम करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तीसरा जो बहुत बेसिक पॉइंट हो सकता है और वह यह हो सकता है कि आपके नॉलेज में वृद्धि होगा। ये तो बहुत कॉमन सा बात है, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो नॉलेज में तो वृद्धि होना ही है। तो यदि आप अपने टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो वह भी आपके अंदर एक न्यू नॉलेज को प्रोड्यूस करेगा, तो आपको नया ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इससे और क्या होगा कि आप जो पहले फोकस थे अपने रिसर्च को लेकर के, आप और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप और बेहतरीन तरीके से, स्पष्ट तरीके से चीज़ों को समझेंगे और कंसंट्रेशन जो है आपका और मजबूत होगा अपने टॉपिक को लेकर के। यहाँ तक क्लियर है।
और पांचवा चीज़ है कि यह आपके लिए ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है, सहायक क्रिया के तौर पे यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा लिटरेचर रिव्यू। इसलिए आप जाएंगे तो कोर्स वर्क में आपसे लिटरेचर रिव्यू कराया जाता है। कुछ बेसिक किताब होता है जो सबको पढ़ाया जाता है और कुछ किताबें होती हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए कोर्स वर्क सबसे पहले कराया जाता है। उसमें इन तमाम सारे चीज़ों को बताया जाता है कि लिटरेचर रिव्यू का क्या महत्व है। तो मेरा ख्याल है कि यदि आप यहाँ पे समझ लोगे तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे आप मतलब ट्रेनिंग जब आप यदि टफ़ करोगे ना तो ड्यूटी आसान हो जाएगा। हमारे एक सर थे जिनका नाम था मैथ पढ़ाते थे हम लोग को, लक्ष्मण सर थे, तो हमेशा इस बात को कहते थे कि देखो ट्रेनिंग मतलब टफ़ करो तब ड्यूटी जाकर आपका आसान हो जाएगा। ट्रेनिंग कहने का मतलब है क्लासरूम में या फिर आप अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस करें, खूब पढ़ें, खूब प्रैक्टिस करें, और ताकि ड्यूटी करने के लिए आप जाएँ जब एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ पे जो भी बॉल आपको फेस करना पड़े तो आप उसको धुआं छोड़ा दें, ठीक है, आपको वहाँ पे टफ़ ना लगे वो चीज़। आगे बात करते हैं छठे नंबर पे लास्ट। इसमें और क्या हो सकता है कि इसमें जो पृष्ठभूमि है अपने रिसर्च का, जो बैकग्राउंड है उसको तैयार करने में रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। तो हमारे लिए काम बिल्कुल आसान हो जाता है एकदम। उसके बाद फिर मज़े से करते हैं रिसर्च, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य हो सकता है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है, मेरा ख्याल है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप किसी को समझा सकते हैं। समझ में आ रही बातें? और देखो यदि आपको समझ में आता है ना, आप वीडियो को देखते हो, आप पढ़ते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मतलब जो भी हो सकता है आप बोलना, ठीक है। आप आलोचना कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हाँ मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि उससे मुझे फीडबैक मिलेगा तो पता चलेगा कि हमें और कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है या फिर कितना बेहतर काम हो पा रहा है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, वो एक मोटिवेशन का मतलब तरीका है और कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जो आज का टॉपिक हम लोगों ने तय किया था कि जब आप रिसर्च प्रपोजल को या फिर आप जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इसे कहते हैं, कि आपको वह बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यह जो है आपका बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो उसमें मुख्य तौर पे जो उद्देश्य होता है आपका दो तरीके का होता है। एक तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, और दूसरा जो है वह सब ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है? सब ऑब्जेक्टिव्स। यह दो तरीके के उद्देश्य हो सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स और सब ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से। जैसे इसको मैं मिटाऊं, एक चीज़ यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भारत की आज़ादी में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक, यह आपका टॉपिक है। समझ में आ रही बात? तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका? मेन ऑब्जेक्टिव्स यह है कि आप मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। आप मुसलमानों के मुस्लिम्स लिख लीजिए, मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। और मुसलमान कहाँ के? उत्तर प्रदेश के जो मतलब मुसलमान हैं, उनका भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई है उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, यह मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो उत्तर प्रदेश में हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन आपने केवल मुस्लिम के योगदान के बारे में सोचा है। तो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन यदि आपको पता चल जाए तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएगा। लेकिन सब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि मुसलमानों में फिर कई सारे वर्ग हैं, ठीक है। जैसे अशराफ मुसलमान हैं जो मुसलमानों का उच्च वर्ग है, जिसमें सैयद खान पठान वगैरह चल करके आते हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या लीडरशिप रहा है। उसके बाद जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो दलित मुस्लिम्स हैं, एससी एसटी मुस्लिम्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और इन सब के अलावा मुस्लिम महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है।
इसको भी आप जानेंगे, क्योंकि ये सभी मिलकर के एक मुस्लिम कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। तो जब आप मेन ऑब्जेक्टिव्स तो यहाँ से फुलफिल कर लेंगे, लेकिन आपके सब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वह यहाँ से फुलफिल होंगे कि ओबीसी मुसलमान का कंट्रीब्यूशन, एससी मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन, मुस्लिम महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, या फिर जो मुसलमानों का उच्च वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उनका कंट्रीब्यूशन, या फिर मुसलमानों में के अंदर जो एथिस्ट लोग हैं, जो नास्तिक टाइप से हो गए। हालांकि जब नास्तिक हो गए तो फिर मुस्लिम रहे कैसे, लेकिन एक ऐसा वर्ग जो मतलब बाकी जो ट्रेडिशनल मुस्लिम है उनसे अलग है, ठीक, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि हर समाज में बुद्धिजीवी वर्ग भी होता है, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ मुस्लिम्स हैं उत्तर प्रदेश का, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप जो छोटे छोटे हिस्से में बांटे, यह सब आपके सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यदि यहाँ तक समझ में आ गई तो आप मेन ऑब्जेक्टिव्स भी समझ गए और सब ऑब्जेक्टिव्स भी समझ गए। इसमें और ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उद्देश्य जब आप तय करें तो उद्देश्य तय करने में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि उद्देश्य आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य बहुत ही क्लियर होना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपना उद्देश्य तय नहीं करें। तो उद्देश्य कितना एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य एकदम पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, हाफ नहीं, और स्पेशल भी होना चाहिए, क्योंकि कॉमन उद्देश्य तो सभी का होता है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ लोगों का, इस वजह से उनको रिसर्च करने का मौका भी दिया जाता है विश्वविद्यालय में। उद्देश्य जब आप लिखें तो हर एक पहलू को, ठीक है, हर एक पहलू को उसमें शामिल करने की कोशिश करें। तो जो मेन पहलू होता है उसी को मेन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, और हर एक पहलू का मतलब जो छोटे छोटे पहलू होंगे वह सभी के सभी सब ऑब्जेक्टिव्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यह तमाम सारे चीज़ जो हैं उद्देश्य तय करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि यदि आपने वीडियो को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की होगी, देखने की कोशिश की होगी, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ध्यान रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए लोगों को जोड़िए, स्पेशली उन छात्रों को जो वंचित हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अच्छे कोचिंग में पढ़ नहीं सकते हैं, और वह भी हायर एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने समाज के विकास के लिए। तो उन सभी लोगों को आप हमारे चैनल के साथ जोड़िए, और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे @गुरु अमृत राज सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया।